नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की एनसीईआरटी जो भूगोल है सीबीएसई पैटर्न में जिसका भाग आ या का कह सकते हैं, उसके पाठ 8 वायुमंडल का संगठन एवं संरचना के प्रश्नोत्तर को पढ़ने वाले हैं। हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि वायुमंडल और उसकी संरचना में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और उनको कैसे पढ़ना है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपका आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11 भूगोल के पाठ 8 का प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है, कौन सी गैसें हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरण से बचाती है। तो होगा ओजोन गैस। वायुमंडल की कौन सी परत मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो यह होती है क्षोभ मंडल, सबसे महत्वपूर्ण होती है। वायुमंडल की कौन सी गैस जीवन के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। ऑक्सीजन। तापमान की समान ह्रास दर किसे कहते हैं। क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, इसे तापमान की समान ह्रास दर कहते हैं। ओके। पांचवा प्रश्न है, आयन मंडल मानव के लिए किस तरह उपयोगी है। इस मंडल में विद्युत आवेशित आयन कण पाए जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को हम पुनः प्राप्त कर पाते हैं तथा यहाँ दूरसंचार प्रणाली संभव हो पाती है, इसलिए यह उपयोगी है। वायुमंडल में उपस्थित वह कौन सी गैस है जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। तो वह है क्रिप्टॉन, नियोन और आर्गन। ये 3 रासायनिक गैसें हैं जो हमारे रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेती। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु के 2 प्रमुख तत्वों के नाम बताइए। तो उत्तर होगा तापमान और वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल में कितनी तरह ऊंचाई पर पाई जाती है। तो इसका उत्तर जो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक तथा ऑक्सीजन लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो CO2 आपकी 90 और ऑक्सीजन 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। नेक्स्ट है, वायु यातायात के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक उपयुक्त है। तो समताप मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गैस सौर विकिरण को पृथ्वी की सतह तक तो आने देती है किंतु पार्थिव विकिरण को रोक लेती है। तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित 2 गैसें कौन सी हैं, उसकी मात्रा प्रतिशत भी लिखिए। जिसका उत्तर होगा, नाइट्रोजन आपकी 78.8% और ऑक्सीजन 20.95%, यानी कि लगभग 21, कभी कभी 21% भी लिखा मिलता है। तो आप 21% भी इसको टिक मान सकते हैं या आंसर मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है। तो क्षोभ सीमा में हवा का तापमान विषुवत वृत्त के ऊपर 80 सेल्सियस तथा ध्रुवों के ऊपर 45 सेल्सियस ये तापमान होता है। आयन किसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आयन मंडल नहीं, आयन मंडल में उपस्थित गैस के कण विद्युत आवेशित होते हैं, ऐसे विद्युत आवेश युक्त कणों को आयन कहते हैं। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है जो अब लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है। तो वायुमंडल में अनेक महत्वपूर्ण गैसें पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। ऑक्सीजन यह जीवनदायिनी गैस मानी जाती है, क्योंकि इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते हैं। अन्य पदार्थों के साथ मिलकर यह जलने का कार्य करती है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा परावर्तन का आभास होता है। और नाइट्रोजन में से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग होते हैं। अब यहाँ पर ये शब्द लिखा है, अन्य पदार्थों के साथ मिलकर यह जलने का कार्य करती है। तो ऑक्सीजन क्या होती है। ऑक्सीजन जो होती है वो जलाने का कार्य करती है, जो अन्य पदार्थों या अन्य गैसों के साथ मिल जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, बुझाने का कार्य करती है। ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। यह गैस पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। यह ग्रीन हाउस गैस है, इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
क्षोभमंडल को जीवनदायिनी परत क्यों कहा गया है? तो क्षोभमंडल को जीवनदायिनी परत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवित रहने के लिए समस्त अनुकूल दशा इस परत में होती है और इसके अलावा वायु का चलना, वर्षा का होना, बिजली का चमकना, बादलों का बनना, मौसम संबंधी समस्त घटना इसी परतों पर होती है, इसीलिए इसे जीवनदायिनी परत कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में धूल के कणों का क्या महत्व है? तो वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। ये धूल के कण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इसमें सूक्ष्म मिट्टी, धूल, समुद्री नमक, धुएं की कालिख, राख तथा उल्कापात के कण सम्मिलित हैं। ये धूल कण हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इनमें अधिकांश आर्द्रताग्राही केंद्र बन जाते हैं जिन पर वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन होता है। इस प्रक्रिया से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। धूल कण सूर्यातप को रोकने तथा उसे परावर्तित करने का कार्य भी करते हैं। ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में लाल तथा नारंगी रंग की छटाओं का निर्माण करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षोभमंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों माना जाता है? उत्तर है, क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पर चलने वाली संवहन धाराएं जो ऊष्मा को पर्याप्त ऊंचाई तक ले जाती है। यही कारण है कि किसी भी अक्षांश पर क्षोभमंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। इसे संवहन क्षेत्र भी कहते हैं। क्षोभमंडल की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला, क्षोभमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल बनना, वर्षा, संघटन आदि घटित होती है। यह परत सबसे सघन परत है। इसी परत में धूल कण जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मौसम और जलवायु में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला। तो मौसम, तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता, वायु की दिशा तथा गति आदि तत्वों को औसत छोटी समय अवधि और छोटे क्षेत्र के लिए ज्ञात करना मौसम कहलाता है। यानी कि ये जब सभी क्रियाएं छोटे समय के लिए हो, थोड़े समय के लिए हो, मौसम कहलाएगा। जलवायु मौसम के तत्वों का औसत लंबी अवधि समय अवधि तथा बड़े क्षेत्रों के लिए ज्ञात करना जलवायु। यानी कि मौसम संबंधी समस्त क्रियाएं यदि थोड़ी ज़्यादा समय के लिए हो जाए, लंबी अवधि के लिए हो जाए, तो क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। ओके, अगला प्रश्न है, एयरोसोल्स से क्या तात्पर्य है? वायुमंडल में जल कण, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जियान, क्रिप्टॉन, नियॉन, आर्गन तथा बड़े ठोस कण मिलकर एयरोसोल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल के संगठन की संक्षेप में व्याख्या करें। वायुमंडल मुख्यतः गैसों, जलवाष्प तथा धूल कणों से बना है। गैसें इसमें कौन कौन सी पाई जाती है? वायुमंडल की गैसों का अधिकांश भाग नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95% से युक्त है। इसके अतिरिक्त मुख्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.003% है, आर्गन एवं ओजोन आदि है। सभी गैसों का महत्व है, ये गैसें जिस निश्चित अनुपात में है वह बना रहना चाहिए। जलवाष्प में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जलवायु पर निर्भर करती है। जलवाष्प सूर्यातप का कुछ भाग सोख लेती है और पृथ्वी से उत्सर्जित ताप को भी ग्रहण करती है। इस तरह यह पृथ्वी को अधिक गर्म एवं अधिक ठंडा होने से बचाती है। धूल कण आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए केंद्रक का कार्य करते हैं और मेघों के निर्माण में सहायक होते हैं। ये तो हो गए। अब देखते हैं बड़े वाले प्रश्न। वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसों का वर्णन कीजिए। वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प एवं धूल के कण भी उपस्थित है। कुछ महत्वपूर्ण गैसों का विवरण निम्न प्रकार है। पहला, नाइट्रोजन। यह गैस नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस गैस का प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक 78.08% है। यह वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसों में से एक है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है और भोजन का मुख्य अंग होता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं 2 गैस सबसे ज़्यादा और 1% में सब गैसें हैं। ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी मानी गई है क्योंकि
इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.94% है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे भारी गैस है। यह सबसे भारी गैस है, इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। वायुमंडल में केवल 0.03% होते हुए भी कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। ओजोन गैस यह वायुमंडल की में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली तेज परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की संरचना का वर्णन चित्र सहित कीजिए। तापमान तथा वायुदाब के आधार पर वायुमंडल को 5 प्रमुख परतों में बांटा जाता है। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल 2 विस्तृत परतों होमोस्फीयर तथा हेक्टरोस्फीयर में विभक्त है। क्षोभमंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ऋतु तथा मौसम संबंधी सभी घटना इसी परत पर होती है और मानव के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है समतापमंडल। यह परत 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इसे समतापमंडल कहते हैं। इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में वृद्धि होती है। इस परत के निचले भाग में ओजोन गैस उपस्थित है, जो सूर्य से होने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। यानी कि जो 20 किलोमीटर के बाद जो ओजोन परत है वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोक लेती है, जिससे ऊपर वाले भाग में 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो होती है, मतलब 20 से लेकर 50-30 किलोमीटर, वहाँ तापमान ज़्यादा होता है। इसीलिए ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है। ये समतापमंडल में ध्यान रखिएगा। मध्यमंडल यह परत का विस्तार 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। ध्यान रखिएगा, इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है, लेकिन समतापमंडल में क्या होती है, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। ये प्रश्न बनते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आयन मंडल इस परत का विस्तार 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। यहाँ पर उपस्थित गैस के कण विद्युत आवेशित होते हैं, इन्हें आयन कहते हैं। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है। बाह्यमंडल आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जिसे बाह्यमंडल कहते हैं। इस परत में वायु बहुत ही विरल है और धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, इसका ये आप चित्र इसको देख सकते हैं, वीडियो को स्किप करके इस चित्र को देख सकते हैं कि कैसे तापमान में वृद्धि होती है और कैसे किस पर ऊंचाई कितनी है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। मौसम तथा जलवायु के प्रमुख तत्व तथा प्रमुख जलवायु नियंत्रकों का वर्णन करें। मौसम तथा जलवायु के प्रमुख तत्व तापमान, दाब तथा पवन, आर्द्रता तथा वर्षण। जलवायु के तत्व स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हें जलवायु नियंत्रक प्रभावित करते हैं। ये जलवायु नियंत्रक निम्नलिखित हैं: अक्षांश तथा सूर्य, स्थल तथा जल का वितरण, उच्च तथा निम्न वायुदाब पेटी, पवन, ऊंचाई, पर्वतीय बाधा, महासागरीय जलधाराएं, अन्य विभिन्न प्रकार के तूफान। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ऊष्मा किसी पदार्थ कणों की अणुओं की गति को दर्शाती है। वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने या डिग्री में माप है। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। अक्षांश द्वारा किसी भी स्थान तथा या तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य तप पर निर्भर करता है। सूर्य तप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। उतुगता या ऊंचाई वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक और ऊंचे भाग में स्थित तापमानों पर तापमान
सूर्य स्थानों पर तापमान कम होता है। समुद्र से दूरी। किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक समुद्र से उस स्थान की दूरी है। उस स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्र पर समुद्र एवं स्थलीय समीर का समान प्रभाव पड़ता है। वायु संहति या वायुराश तथा महासागरीय धाराएं। वायुराश भी तापमान को प्रभावित करती है। कोषणों वायु संहतियों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक तथा वायु संहतियों से प्रभावित स्थानों का तापमान कम होता है। इसी प्रकार महासागरीय धाराओं का प्रभाव तापमान पर पड़ता है। तो दोस्तों, ये रहा पार्ट 8 के प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को कमेंट्स करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।